गुड मॉर्निंग माय डियर डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सॉल्यूशन वाला। मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आई एम डेड श्योर मेरी सारी ये वीडियोस देखने के बाद आपको एकदम सॉल्यूशन की क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद एक वन शॉट वीडियो भी है मेरी यूट्यूब इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी देख लेना। आज हम करेंगे PYQs, जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस करूंगी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और उन क्वेश्चंस को सुनने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ा है इट वॉज मोर देन इनफ। इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फ्रॉम IIT, JEE और नीट, तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये बेस है, नो डाउट। उसके बाद कुछ MCQs करने होते हैं, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही डालूंगी। और अगर इनको देखने के बाद आपको लगता है कि मुझसे पर्सनली आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करोगे और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर है, नोट कर लो, मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर आपको मुझसे इंडिविजुअल कोचिंग चाहिए। 7206735405, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज हैं, ऑनलाइन क्लास भी हो जाएगी, वीकली क्लास भी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद आपको JEE की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, राइट। और इसके बाद आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें जो MCQs हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, मुझे उसके डाउट्स लेने हैं, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इंडिविजुअल कोचिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना सॉल्यूशन का PYQs। मुझे लगता नहीं वैसे आपको जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी पड़ती है तो आई एम देयर फॉर यू, राइट। सो 10 ईयर्स मीन्स PYQs आज हम कर रहे हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मोलालिटी, मोलालिटी is represented by small m. It is equal to the number of moles of the solute in 1 kilogram of the solution. And what is molarity? इट इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली आप PYQs देखने बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हैं तो ही फायदा है, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लग गई ना तो ये वीडियो बन जाएगी 3 घंटे की। ठीक है, ये खाली हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 liter of the solution. दिस इज द फॉर्मूला आई एम राइटिंग। डेफिनेशन आप नेचुरली पीछे वाली सेकेंड लेक्चर पे जाइए, आपको मिल जाएगी। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। What is advantage of molality over molarity? The question is why molality is preferred over molarity, because it is not affected by temperature. ये सारे क्वेश्चन मेरे ना उसमें आ चुके हैं DPTs में, अगर आपने वीडियोस सारी देखी है। मोलैरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगी। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी इतनी है, मोलर मास इतना है। याद होगा मैंने अपने लेक्चर में बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू 10 × D/m वाला फॉर्मूला भी था हमारे पास। सो व्हाट इज द परसेंटेज? 98। 10 डेंसिटी की जगह पे 1.02, और मोलैरिटी की जगह, सॉरी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की जगह हम लिखेंगे 98। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, का आपका आंसर आ गया, राइट। 10.2 आ जाएगा आंसर मोलर। कैलकुलेट छोटा m बड़ा M एंड x ऑफ द 20% KI सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतना। सेम क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ दोबारा से। आप मोलैरिटी निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास, इसका 127 है। और अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है, छोटा m निकालना है, यहाँ देखो, छोटे m का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका? सोल्यूट का, इनटू 1000 अपॉन बड़ा W। W क्या है? ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, 20% का मतलब है W तो 20 है, मोलर मास 127 है, ये देखो। नॉट, सॉरी, 127 में तो आयोडीन का लिख दिया, ये 166 है। हाउ? आयोडीन का 127 है, इसका 39 मिला के आ जाएगा 166। तो यहां पर लिखेंगे, वन सेकेंड, लेट मी clear my drawings. Now, छोटा m is equal to given mass upon molar mass into 1000 upon बड़ा W। परसेंटेज में 20% छोटा W होगा और 80 बड़ा W हो जाएगा। मोलर मास 166 है KI का,
1000/W हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, हमने एम बी कैलकुलेट कर लिया, एम बी कर लिया। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स बड़ा सिंपल है। किसका निकालना है? के आई का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई यहाँ आएंगे और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। ठीक है, सो एक्स के आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई है 20/166। ठीक है, तो 20/166 प्लस वाटर के मोल्स कितने हैं? 80 ग्राम वाटर है, 18 इसका मोलर मास है। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, राइट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। सी, कैलकुलेट स्मॉल एम कैपिटल एम ऑफ 10% ग्लूकोज सोल्यूशन विद डेंसिटी दिस। सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा। मोलैरिटी के लिए परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सेम लगा देना। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। मैं बार बार कह रही हूँ, सारी वीडियोस देखकर ही देखना पीवाई क्यूज, ऐसे फायदा नहीं है। एक्सप्लेन हेनरीज लॉ ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो, जो हेनरी का लॉ है ना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या? P इज प्रोपोर्शनल टू X। आप लिखेंगे partial pressure of any gas above the liquid is directly proportional to mole fraction of gas in the liquid, and mathematically लिख के this equal to kh into x, where kh is Henry's constant। ठीक है, ओके। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो अपने साथ लिक्विफाइड गैस लेके जाते हैं, लिक्विफाइड एयर। उसके अंदर मिक्स होता है 17% हीलियम, बिकॉज हीलियम इज इनसोल्यूबल इन ब्लड इवन एट वेरी हाई हाई प्रेशर। तो हम इसलिए हीलियम लेके जाते हैं। दूसरा, एनॉक्सिया से बचने के लिए, एनॉक्सिया होता क्या है? इट इज ऑन द हीली एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे नोजिया और डिजीनेस आ जाता है और सोचने समझने की पावर कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी लगा लो एक तरीके से। टू अवॉइड एनॉक्सिया, जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ लिक्विड एयर लेके जाते हैं। ठीक है, या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। गैस ए इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन बी विच हैज मोर वैल्यू ऑफ के एच। जिसकी के एच की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। राइट, सो बी की सॉल्युबिलिटी कम है तो के एच की वैल्यू बी की ज्यादा होगी। वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर? क्योंकि हॉट वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है और कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ मोर ऑक्सीजन अवेलेबल इन कोल्ड वाटर। राइट। आपको पता है टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हमने किया था बट कोई बात नहीं, पीवाई क्यूज में दोबारा हो जाएगा एक बार। इफ N2 इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स of N2 would dissolve in 1 liter of water? Assume N2 exerts partial pressure of 0.987 bar given KH is equal to 76.48 kilobar for nitrogen। पहली बार न्यूमेरिकल को देख के हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अरे के एच दिख गया है ना, राइट। जैसे के एच दिखे फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच इज गिवन और P इज ऑल्सो गिवन। दिस इज गिवन इन किलो बार, बार में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज ये बार में गिवन है। तो x निकाल लो। आप कहोगे कि x निकालने का क्या, उसने तो मिली मोल्स पूछे हैं। अरे बेटा, जो x होता है वो मोल से रिलेटेड है। अगर तुम x निकाल लोगे नाइट्रोजन का तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बस यहां से हम मिलीमोल्स निकाल लेंगे। वेल, P की जगह लिखेंगे 0.987 बार और के एच की जगह लिखेंगे 76480 बार। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो बार को बार में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू एक्स। सो एक्स विल कम आउट टू बी, इसको नीचे ले जाएंगे 76480। जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना यहाँ पे।
ठीक है, जो भी आंसर आता है तुम्हारा, मान लो ए आता है, यूनिट तो होता नहीं है, ए आता है। अब एक्स क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब एक्स तो आपने ऊपर से कैलकुलेट करा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, वाटर कितना है गिवन है 1 लीटर। आपको पता है 1 लीटर वाटर जो होता है ना, वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो 1 लीटर वाटर 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? गिवन वेट यानी कि 1000 ग्राम वाटर अपॉन इसका मोलर मास, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बट उसने तो मिली मोल्स पूछे हैं क्वेश्चन में, गिरा। तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मत करना, वीडियो को यहीं पॉज करो, कैलकुलेटर को हाथ में रखो और ये सेम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करो। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। एक और भी है, मुझे लगता है 10th, अभी तुमने 9th किया है। ठीक है, पॉज करके बेटे इसको दोबारा से करो, नहीं तो ये आएगा नहीं समझ में। 10th question. What concentration of nitrogen would be present in glass of water at room temperature? Assume a total pressure of 1 atmosphere at 25 degrees C and the mole fraction of nitrogen in air is इतना, KH इतना। अब इसने बोला कि एक ग्लास पानी में कितनी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? एक्स निकालना है, और रूम टेम्परेचर एज्यूम अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फियर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इतना है। अब तुम सोचो कि मैम निकालना तो मोल फ्रैक्शन है, पर वो तो दे रखा है बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का एयर में दे रखा है, हमको पानी में निकालना है। तो एयर वाला कैसे यूज करेंगे? यू नो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 है ना, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो 0.78 इंटू 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हमको x निकालना है, क्यों? ये वाट कंसेंट्रेशन का मतलब x ही निकालना था। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था? अब बच्चे सोचेंगे मैम मोल फ्रैक्शन दे रखे हम प्रेशर निकाल लेते हैं, नहीं, ये मोल फ्रैक्शन एयर में है नाइट्रोजन का, हमको निकालना है ग्लास ऑफ वाटर में। ठीक है, सो ये पी के काम आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के। तो यहां हम लगाएंगे 0.78 इक्वल टू के एच की जगह लगाएंगे, गिवन है 8.42 इंटू 10⁻⁻7। डिड यू नोटिस वन थिंग, ये एम में दे रखा है। आपको पता है 760 जो होता है ना, वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो हम करेंगे क्या, इसको 760 से डिवाइड कर देंगे ताकि एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाए, इंटू एक्स। बस इसको उधर ले जाओ, अपॉन, ये देखो ये आंसर आ गया। इजी है ना? यहां पर भी पॉज करो, कैलकुलेट करो, क्योंकि वीडियो को भगाओगे, आगे आगे देखोगे, मेरे पास टाइम, ऐसे मत सोचना मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम लेकर बैठो अपना। इन्हीं क्वेश्चंस को ही करते जाओ तो आपका ये चैप्टर फिर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेट रॉल्ड्स लॉ for solution of volatile liquids. What is the similarity between Raoult's law and Henry's law? How Raoult's law is formulated for solution of non-volatile solute. Okay, 3 क्वेश्चन है, पहले हम चलते रॉल्ट्स लॉ पे। रॉल्ट्स लॉ है ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स का। सबसे पहले तो आप लिखेंगे जब दो वोलाटाइल लिक्विड ए और बी को मिलाया जाता है, तब टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ये रॉल्स लॉ नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन है। अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? इट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसको रॉल्स लॉ बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हो P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये वाला P कौन है? पार्शियल वेपर प्रेशर। और इक्वल टू में लगाएंगे पी नॉट ए क्या होता है? ए का, प्योर ए का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर है, ये प्योर ए का वेपर प्रेशर है, इनटू एक्स ए। राइट, इसको देख के तुम्हें लगा होगा यार ये तो सेम हेनरी लॉ में हमने हमने पढ़ा है अभी। हाँ, पहले तो हम यहां पे निपट लेते हैं, रॉल्स लॉ क्या होता है।
Raoult's law states that in a solution, partial vapor pressure of any component is equal to the multiply यानी कि product of multiply of its vapor pressure in the pure state and its mole fraction. सारा कुछ मैं पहले करा चुकी हूँ, आप जाके देख लेना वहां पे। बाकी जो बोल रही हूँ तो पॉज कर करके आप लिख सकते हो। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to product of the multiply product of its vapor pressure in the pure state and mole fraction of that component in solution. ठीक है, ये है। अब रॉल्स लॉ में और हेनरी लॉ में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों में P इज प्रोपोर्शनल टू X है। P इज प्रोपोर्शनल टू X है। हेनरीज लॉ में लगता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हेनरीज लॉ में जो कांस्टेंट है वो के एच है, हेनरीज कांस्टेंट है। और रॉल्स लॉ में जो हमारा कांस्टेंट है वो पी नॉट है। बस ये फर्क है, दे डिफर इन द कांस्टेंट। हेनरीज लॉ में कांस्टेंट के एच है और रॉल्स लॉ में जो कांस्टेंट है वो पी नॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रॉल्स लॉ इज फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इस क्वेश्चन का ये मतलब है, अगर मैं वाटर में यानी कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में सॉल्ट मिलाती हूँ जो कि नॉन वोलाटाइल है, तो होगा क्या? नॉन वोलाटाइल को अगर हमने उसमें मिला दिया तो क्या होगा? रॉल्स लॉ कैसे फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग? पॉस्पो वाला फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स पी। तो फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। पी नॉट कौन है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पी एस कौन है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। एक्स बी कौन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। Next question is, define ideal solution. What is meant by positive and negative deviation? Give one example of each. What is the sign for delta H for positive deviation? Well, ideal solution is that which follows Raoult's law. मतलब पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी एस इज द सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, आइडियल एंड नॉन आइडियल की बात पूछी है उसने, वो क्या होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन? ये रहा। पहले बोला है कि आइडियल सोल्यूशन हमने कर दिया, फिर कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है? हम लिखेंगे ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन इज दैट विच डज नॉट फॉलो रॉल्ड्स लॉ and PS is not equal to PA plus PB. A non-ideal solution is of two types: solution showing positive deviation, solution showing negative deviation. जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, दोनों के सम से ज्यादा होता है। और इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में जो पीएस होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेस देन पीए प्लस पीबी होता है। राइट। और इसका एग्जाम्पल है HNO3, यानी कि कोई भी एसिड प्लस वाटर। राइट। नाउ इट सेज व्हाट इज द साइन ऑफ एच मिक्सिंग फॉर पॉजिटिव सॉल्यूशन। आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा मिक्सिंग एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन वाले के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो कहता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ दिस यू फॉर पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, प्लस होगा, नेगेटिव डेविएशन का माइनस होगा और पॉजिटिव का प्लस होगा। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला डिफरेंस, आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रॉल्ड्स लॉ, ये नहीं फॉलो करता। दूसरा डिफरेंस, एक तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी कर देना और इसमें पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये तो एक ही माना जाएगा। अब दूसरा ये है, इसमें जो ए बी इंटरेक्शन होती है ना, यानी कि जिन दो चीजों को आपने मिलाया है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है ना, ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए और बी बी इंटरेक्शन। और नेक्स्ट इसमें जो नॉन आइडियल है इसमें लिख देना कि जो ए बी इंटरेक्शन है that is not equal to A और BP interaction। ठीक है, दो डिफरेंसेस हो गए। डेल्टा एच वाला भी लिख सकते हो। आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, नॉन आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन. Define azeotrope. What type of deviation show maximum boiling azeotrope? Well, azeotrope क्या होता है? Azeotrope होता है constant boiling mixture which cannot be separated by which cannot be separated by simple distillation. ये ऐसा मिक्सचर है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, चेप होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ही एक हो गया है. फॉर एग्जाम्पल 95% इथेनॉल. आप इसको अलग नहीं कर सकते, 5% पानी इसमें से अलग नहीं कर सकते आप, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट एक हो चुका है. तो अब उसने बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात पे ले चलती हूँ. एजियोट्रोप दो प्रकार का होता है. एक होता है मैक्स बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. मैक्स बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है, इट इज शोन बाय द नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन. और मिनिमम बॉइलिंग वाला शो करता है हमेशा, सॉरी, मिनिमम बॉइलिंग वाला हमेशा पॉजिटिव डेविएशन वाला शो करेगा. आपको पता है जो मैक्स बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है ना, वो नेगेटिव डेविएशन वाले शो करते हैं, ठीक है. और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं. अब इसने बोला कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो मैक्स बॉइलिंग, यानी कि जो मैक्स बॉइलिंग वाला है वो नेगेटिव वाला शो करेगा. मैक्स बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन वाला शो करेगा. वो कौन होता है? आपका 98% सल्फ्यूरिक एसिड, ये एग्जाम्पल दे सकते हो, या 68% HNO3. और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ये यही वाला है, इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. उल्टा होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे. इसका मतलब क्या है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 253, सॉरी 353, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373, राइट. अब ये जो 95% सॉल्यूशन है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ना तो 353 है ना 373, दोनों से कम है. तभी हमने बोला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम आता है, मिनिमम बॉइलिंग बोलते हैं. मैंने मैक्स बॉइलिंग के दो एग्जाम्पल दे दिए, मिनिमम बॉइलिंग का भी एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड वाटर. अभी बोला पॉजिटिव है. HNO3 वाटर, दुनिया का कोई भी एसिड और वाटर ले लो भाई, वो नेगेटिव डेविएशन ही होता है. CS2 एसीटोन है, ये पॉजिटिव डेविएशन है. एसीटोन क्लोरोफॉर्म है, ये नेगेटिव डेविएशन है. यहां मैं पॉज लूंगी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म पे. क्यों लूंगी? एनसीईआरटी ने स्पेशल इनके बीच में इंटरेक्शन शो करी हुई है, मैं भी दिखाऊंगी. ये है हमारा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है हमारा CHCl3 को बोलते हैं, ठीक है. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में ये H बॉन्डिंग है, ये H बॉन्डिंग दिखा रखी है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शन एग्जिस्ट इन फॉलोइंग पेयर्स. एनहेक्सेन, एनोक्टेन, दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन होती है. मैंने ऊपर लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म, इंड्यूस्ड डाइपोल. मीथेनॉल और एसीटोन में ये रहा मीथेनॉल और ये रहा एसीटोन. ये वाला ऑक्सीजन इस H के साथ H बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है. तो यहां पे आएगा H बॉन्डिंग. 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट अपॉन नेचर. ठीक है. ऑस्मोसिस क्या होता है? Osmosis is the phenomenon of net movement of solvent from high concentration, sorry, low concentration to high concentration side through semi-permeable membrane.
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted on solution so as to just prevent flow of solvent from low concentration to high concentration side. ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब जब ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखा सारा चैप्टर आपका कैसे रिवाइज हो रहा है। बिलीव मी, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो सॉल्यूशन चैप्टर की 1 to all, मुझे नहीं लगता आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। फिर भी पड़ी तो मैं हूं ना। मेरा नंबर भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो आफ्टर 8 p.m. वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट? का मतलब है वाटर को में मैंने क्या डाला, ग्लूकोज डाल दिया। मानो नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, NaCl, CaCl2, इनको नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज डालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि ग्लूकोज डालते ही ग्लूकोज के पार्टिकल सरफेस पर भी आएंगे। ठीक है, अंदर भी है, सरफेस पर भी है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बनाना चाहता है, तो ऊपर कौन बैठा है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वो टांग अड़ाएंगे, मतलब बनने नहीं देंगे ज्यादा वेपर्स। तो आंसर है बिकॉज solute particles occupy surface and will create hindrance in the formation of vapors and vapor pressure decreases. 18 क्वेश्चन। इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लो। पाई इज इक्वल टू CRT। एज वी नो, C इज इक्वल टू N/V, तो पाई हो जाएगा N/V/RT। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम R/T कांस्टेंट हो तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यस, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। दो हमने प्रूफ भी दे दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट 4 फैक्टर्स ऑन विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड। हमने तो एक ही पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। दूसरा फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। चौथा, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि डिसोसिएट तो नहीं हो रहा, एसोसिएट तो नहीं हो रहा, राइट? So 20th question. What is the advantage of using osmotic pressure as compared to other colligative properties for determination of molar mass of protein and polymers? मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मुझे एक प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, मेरे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं कौन सा यूज करूंगी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन है, क्यों यूज करूंगी? पहली बात, ये रूम टेम्परेचर पर मेजर किया जाता है। उससे क्या होगा? अरे, बॉइलिंग और फ्रीजिंग करोगे तो प्रोटीन ही नष्ट हो जाएगा, राइट? ओके, दूसरी बात, इसमें जो वैल्यू आती है ना, पाई की वैल्यू, वो इतनी ज्यादा होती है कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। द कैलकुलेटेड वैल्यू इज वेरी हायर टू बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। आसानी से हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से स्कूल वाले देते हैं 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl। का मतलब है अगर मैं 0.9% NaCl में RBCs डालूंगी तो ना वो श्रिंक होंगी ना फूलेंगी, बड़े फ्लोट करेंगी, मजे मजे आ रहे हैं उनको। कहते हैं व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2%? बाप रे, ये तो 0.9 से ज्यादा है। अगर हाई कंसेंट्रेशन में डालोगे RBCs को, ठीक है, तो ये क्या करेंगी? सिकुड़ जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, इनका पानी बाहर निकल जाएगा। दीज विल श्रिंक एंड डाई। श्रिंक क्यों करेंगी? क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है ना, उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये श्रिंक हो जाएंगी और डाई हो जाएंगी। 0.4 की कंसेंट्रेशन कम है तो अच्छा, पानी के बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? सेल में से पानी बाहर निकलता है तो उसे हम एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं।
और अगर 0.4% में डालोगे तो पानी अंदर आ जाएगा, इसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। स्वेल कर जाएंगी और बर्स्ट हो जाएंगी। What happens when external pressure applied becomes more than osmotic pressure? हम जब भी किसी सॉल्यूशन पर, ये सॉल्यूशन है इधर, यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगाऊंगी ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो यहाँ वाला पानी इधर चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। मीन सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो टू हाई टू लो कंसेंट्रेशन साइड। ऑस्मोसिस से उल्टा हो जाएगा, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस विल हैपन। व्हाट व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? राइट वन एप्लीकेशन, यही इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई से लो कंसेंट्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? नमक वाले पानी से नमक को अलग करना, यानी कि फ्रेश वाटर अलग करना। इसे बोलते हैं, इट इज यूज्ड इन डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर। डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर यानी कि सी वाटर में से नमक को बाहर निकालना, यानी कि फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th question. A solution containing 15 gram urea, molar mass 60 per liter of solution as osmotic pressure isotonic बोल रहा है। As the solution of the glucose molar mass 180 in water, calculate the mass of glucose present in 1 liter of solution. जब भी दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं तो N1 विल बी इक्वल टू N2 होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में पाई वन इक्वल टू पाई टू होता है। ठीक है, तो N1 इक्वल टू N2 आ जाएगा। अब N1 क्या होता है? W1 अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2। ये W1 है, ये M1 है, W2 निकालना है, ये M2 है। बस पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 3 ऊपर ले जाओ, 15 × 3 45 ग्राम आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मैंने अपना तरीका अपनाया, आप अपने हिसाब से करना कैलकुलेशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 क्वेश्चन में, a solution prepared by dissolving 8.9 milligram, नंबर वन, मास शुड नॉट बी टेकन इन मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, इंटू 10⁻³ लग जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ऑफ अ जीन फ्रेगमेंट इन 35 ml, वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं होना चाहिए। जब जब ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन आएगा, मास शुड बी ग्राम एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, तो हम लिखेंगे 35/1000 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन इन टॉर, ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी टॉर में नहीं होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो कैसे? 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे 0.335/760, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा एट 25 डिग्री सी। अब टेम्परेचर शुड नॉट बी टेकन इन डिग्री सी, 273 ऐड कर लो इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, एज्यूम जीन फ्रेगमेंट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिटरमिन मोलर मास। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। पाई इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि जीन, इंटू आर इंटू टी अपॉन वी। आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे? 0.335/760। डब्ल्यू की जगह पे लिखेंगे 8.95 इंटू 10⁻³ आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। हम इसको 1/12 भी लिख सकते हैं, 8/100 1/12 आसानी के लिए। ठीक है, और v की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे
35/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा। और टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 298। आप साफ साफ लिख लो, क्योंकि मैं इसके ऊपर ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 1 मिनट। हम्म। ओके, फाइन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो आराम से, आराम से अपनी नोटबुक पे नोट करो कि मैंने क्या लिखा है। पॉज करो वीडियो को और अपने आप, आपको अगर फॉर्मूला आता है तो अपने आप लगाओ ना वैल्यूज। ठीक है, पॉज कर दिया करो हर न्यूमेरिकल के बाद, खुद से किया करो। ठीक है। 26, 100 मिलीग्राम प्रोटीन dissolved in just enough water to make 10 ml of solution. This solution has osmotic pressure 1.33 mm of Hg at 25 डिग्री C. What is the molar mass of protein? R की वैल्यू दे रखी है और ये खुद बोल रखा है 760 mm 1 एटमॉस्फेयर। पहला काम क्या करना है? W को आप ग्राम में कन्वर्ट करो, 100 × 10⁻³ और 1.33/760। क्यों? ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना जरूरी था। टेम्परेचर 25 है तो हम लिखेंगे 298 केल्विन। और 10 ml की जगह पे हम लिखेंगे 10/1000 लीटर। बस फॉर्मूला फिर से वही, मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे। पाई इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने लिखी है। पॉज करो इस वीडियो को और आराम से अपनी वैल्यूज को पुट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, 27 क्वेश्चन। X gram of non-electrolyte compound, molar mass 200, is dissolved in 1 liter of 0.05 molar NaCl solution. The osmotic pressure is 4.92 atmosphere at 27 degrees C. Calculate value of X. Assume complete, अच्छा X ग्राम में, W निकालना है। Assume complete dissociation of NaCl and ideal behavior of solution। देखो, हमें इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना है, बट आपने एक बात नोटिस करी, दो सोल्यूट है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और एक NaCl है। ठीक है, NaCl के मोल्स कितने हैं? 0.05 मोल्स हैं। और NaCl कितने में टूटेगा? 2 में टूटेगा। तो यहां पर हम पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं कि पाई इज इक्वल टू, अभी लिखा ना हमने कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू RT/V। अब ये पता है किसका होता है? N, यहाँ पे दो है ना, तो N1 + N2 लगेगा। पाई इज इक्वल टू, पेन को क्या हो गया? पाई इज इक्वल टू N1 + N2। क्यों लिखना पड़ा? दो सोल्यूट है इसीलिए, इंटू RT/V आ जाएगा। अब पाई इज इक्वल टू, पहले वाले का है X/200। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा है 0.05 इंटू टू से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि NaCl 2 में टूटेगा। ठीक है, इंटू R इंटू T/V। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि दो सोल्यूट है, तो हमने दोनों का ये लिख दिया। N1 + N2 यहाँ पे लिखना था, तीसरा होता तो हम तीसरे का भी लिख देते। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया 0.05 को? बिकॉज NaCl 2 में ब्रेक होगा। डिफाइन KF एंड KB। KF और KB की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, आप पहले ना ये फॉर्मूला लिख लो, आपको इतनी आसानी हो जाएगी ना। ये देखो, इसको देखते जाओ और बोलते जाओ। KB is equal to elevation in boiling point when molality of the solution is taken to be 1। और KF का क्या होगा डेफिनेशन?
आप पहले इसका फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले से आसानी हो जाती है ना, किसी भी उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी हो कांस्टेंट की। छोटा एम मोलैलिटी होता है। के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दोनों नाम है इसके, इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन टू बी 1। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास इतना है, डब्ल्यू निकालना है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस। ठीक है, एंड के एफ इतना है। साफ लग रहा है यार, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो फॉर्मूला लगा दो ना सीधे ये वाला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है ना, अपॉन बड़ा डब्ल्यू। अब 0.48 डेल्टा टी एफ है, कैसे पता चला, लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 0.48। के एफ की वैल्यू ये 5.12, और डब्ल्यू क्या है हमारा, कैलकुलेट करना है, मोलर मास 256 है, इन 2000 तो फ्री का है, आई मीन फॉर्मूले का है, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट है 75 ग्राम। बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके आंसर निकालो कैलकुलेटर से, फिर मैनुअल निकालो, फिर देखो कितनी मिस्टेक आती है। Next is 18 gram glucose is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature this solution will boil? के भी इतना है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का इतना है। बॉइलिंग 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 बोल रहा है तो आप ना फॉर्मूला सीधा लगा दो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू मोलर मास इंटू 1000 अपॉन बड़ा डब्ल्यू। अब समान ढूंढो, छोटे डब्ल्यू की जगह 18 ग्राम आएगा, और के बी कितना दे रखा है, 0.52 इंटू छोटा डब्ल्यू 18 ग्राम है, मोलर मास ग्लूकोज का 180 है, 1000 फ्री का, और बड़ा डब्ल्यू कितना 1 किलोग्राम, तो उसको भी 1000 ही लगा दो, क्योंकि ग्राम में ले लिया ना हमने, 1000 ले लिया ऊपर। लो जी, ठीक है, यहां से आपकी जो भी आंसर आएगा ना, उसमें 373 ऐड कर देना, दिया हुआ है ना 373.15 प्योर वाटर का, 373.15 प्लस जो भी डेल्टा टी बी आएगा, उसको आप ऐड कर देना, ये आपका आ जाएगा आंसर, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। 10% solution sucrose in water as freezing point इतना, calculate the freezing point of 10% glucose in water if the freezing point of pure water is इतना। मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342 है, ग्लूकोज का 180 है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे फ्रीजिंग पॉइंट वाले, एक लगेगा सुक्रोज का, एक लगेगा उसका। ठीक है, दोनों परसेंटेज में गिवन है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ सुक्रोज का ऊपर लिख दो, और डेल्टा टी एफ ग्लूकोज का नीचे लिख दो। ठीक है, इक्वल टू, दोनों परसेंटेज है तो वो कैंसिल हो जाएगा, मींस यहाँ पे आ जाएगा के एफ से के एफ भी कैंसिल हो जाएगा, मैं पहले लिख देती हूँ, के एफ, के एफ तो सेम है दोनों का, दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है डिप्रेशन, ये मीन्स इसमें से अगर मैं 269 माइनस करूं, उसके लिए सुक्रोज के लिए 15, पता नहीं पेन काम करना बंद कर देता है थोड़ी देर बाद, तो ये आ जाएगा 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे 6, ये आ जाएगा 4.0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसका निकालना है हमको, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, के एफ कैंसिल हो गया था, और सुक्रोज के मोल्स थे 10/342, अपॉन
और उसके आ जाएंगे 10/180। पेन चल नहीं रहा अच्छे से, ठीक है, बट मैंने समझा दिया। तो बस यहाँ पे आपका डेल्टा टीएफ निकल आएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, टीएफ को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो तुम कर ही लोगे मैथ्स वाला पोर्शन, है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। नेक्स्ट है 30 ग्राम यूरिया dissolved in 846 ग्राम of water. Calculate its vapor pressure if the vapor pressure of pure water is इतना। पॉस्पो वाला फॉर्मूला लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, पी नॉट कितना है? 23.8, यहाँ लिख देंगे 23.8। और पी एस कैलकुलेट करना है, नीचे फिर आ जाएगा आपका पो 23.8 इज इक्वल टू, वहां नहीं लिख रही मैं, यहाँ लिख रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं? 30 ग्राम यूरिया है और मोलर मास 60 है, तो 30/60 आ जाएगा। ठीक है, और वाटर का कितना है? 846/18, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, प्लस यूरिया का दोबारा से लिखना है यहाँ पे 30/60। पहले इस पूरे को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद वैल्यूज निकाल लेना जो निकालनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम CaCl2। जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड हो ना तो आई भी लगेगा। इन 100 ग्राम वाटर के भी इतना है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, डेल्टा टीबी वाला ही, कोई मना नहीं कर रहे हम लोग, बस आई लग जाएगा। कैसे पता चला? CaCl2 है ना, देखो, तो आई तो लगेगा। इसने ये भी नहीं बताया कि आई कितना है, तो हम अपने आप, एक CaCl2 में 3 आयोन्स होते हैं ना, थ्री, आई अपने आप हम 3 लगा लेंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं उसने और इंफॉर्मेशन। सो आई Kb भी आएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई Kb इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी वाला आपको पता है ना क्या होता है? गिवन मास अपॉन, दिस हैपनिंग विद द पेन, अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा टीबी कितना है हमारा इसमें? ये रहा क्वेश्चन, निकालना है एलिवेशन। 10 ग्राम, आई तो हम 3 ले लेंगे, आई की जगह 3 लिखेंगे। केबी की वैल्यू गिवन है, अगर नहीं है तो 0.52 होता ही रहा, लिखा ही हुआ 0.52, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। और डब्ल्यू कितना है? 10 ग्राम। मोलर मास की जगह 111 आ जाएगा, और कैपिटल डब्ल्यू की जगह 200 आ जाएगा। लो, एवरीथिंग इज गिवन, तो आप अपने आप लिख के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम MgCl2। अब देखो यहाँ पे MgCl2 दे रखा है, तो अपने आप ही 3 लगा लो आई की जगह पे। मोलर मास 95 है, डिजोल्व इन 50 ग्राम वाटर, एज्यूम MgCl2 कंप्लीट आयोनाइजेशन, मींस MgCl2 का जो आई है ना, दैट इज इक्वल टू 3 है, ये मतलब है इसका। तो सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, बस बी की जगह एफ आ जाएगा, डिट्टो। अब हम छोटे डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 1.9 ग्राम, मोलर मास की जगह लिखेंगे 95, बड़े डब्ल्यू की जगह पे 50 ग्राम, और आई की जगह पे 3, और के एफ की जगह पे 1.86। सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए पता नहीं थोड़ी देर बाद ऐसे ही हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
When 2.56 gram of sulfur was dissolved in 100 gram of CS2, the मीन्स छोटा W ये है, बड़ा W ये है। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाय इतना, डेल्टा TF ये है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ S KF और CS2। हम क्या करेंगे, पहले इसमें मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। मोलर मास निकाल लेंगे, लो मैं बताती हूँ यहाँ पे। इज इक्वल टू KF इंटू छोटा W अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन बड़ा W। ठीक है। तो डेल्टा TF की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये रहा। और KF की जगह पे ये रहा, 3.83 गिवन है केल्विन किलोग्राम पर मोल। छोटा W ये रहा, बड़ा W ये रहा। आप इसे मोलर मास निकाल लेना। जो भी आंसर आएगा उसको 32 से डिवाइड कर देना। मैं पहले ही बता रही हूँ, आंसर इसका 6 ही आएगा। ठीक है। तो उसने कहा फॉर्मूला बता दो, 6 है ना। ये फॉर्मूला ये पूछ रहा है कि एस कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा एस हमारे 6 है। ये आंसर है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है। ओके। ये भी कर लोगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ऊपर है, वैंटो फैक्टर है, निकाल लेना। व्हाट इज द वैंटो फैक्टर फॉर सॉल्यूशन शोइंग डिसोसिएशन। आई इज मोर देन 1। एसोसिएशन, आई इज लेस देन 1। आई इज लेस देन 1। ट्राइमेराइजेशन में 1/3 आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/3। 50% डिसोसिएशन ऑफ दिस। जब भी डिसोसिएशन आए और कुछ परसेंटेज आए तो फॉर्मूला है 1 I = 1 माइनस अल्फा, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है। तो इसमें एन कितना है, 5 है। एन हमारा 5 है और अल्फा हमारा 0.5 है। और 80% डाइमीराइजेशन में हम क्या लिखेंगे, अब एसोसिएशन हो जाती है तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n। तो एन कितना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, अल्फा 0.8 आ जाएगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन ये वाला है। लेट अस सी कितने रह गए, मेरा पेन थोड़ा सा। हम्म, ये न्यूमेरिकल्स आप निकाल लोगे। डेसीमोलर का मतलब होता है, बस ये बता देती हूँ डेसीमोलर क्या होता है। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10, यानी कि 0.1 मोलर हो गया डेसीमोलर। बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है। और निकाल लोगे आप, ये देख लो किसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा आयोन्स होंगे। सबसे ज्यादा आयोन्स होंगे। 1 मोलर ग्लूकोज में 1 ही होगा क्योंकि टूटता नहीं है। 1 मोलर NaCl 2 में टूट जाएगा तो 2 मोलर हो जाएंगे। CaCl2 3 आयोन्स में टूटता है तो ये 3 मोलर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। लॉजिक क्या है, जितने ज्यादा आयोन्स होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आंसर है CaCl2। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हमारे हो गए। 1 मिनट टेस्ट डाला हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल टेस्ट है, हमारा यूट्यूब पे डाला हुआ है। उसको हम कहते हैं फाइनल प्रिपरेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से मैंने डाला हुआ है, 2026 की प्रेपरेशन के हिसाब से। वो भी देख लेना।
तो बस हमारे सिर्फ एमसीक्यूज रह गए, उसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी, अदरवाइज सारा चैप्टर हो गया है। उसके लिए अगर आपको जरूरत हो तो आप, मैंने पहले ही बोला है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास ऑनलाइन। ओके, सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू and do too much hard work. Thank you. Bye bye. See you in the next video.